साथियों, चार पंक्तियां किसी की हैं। वास्तव में ये पंक्तियां जब मैंने सुनी थी तो सर्वेश अस्थाना जी, जो कि इस्माइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं, साहित्य जगत में विख्यात हैं, उनके मुंह से सुनी थी। और उन्होंने कहा था कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है, और मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जैसे हों, मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। दोस्तों, ये जो अच्छाई है वास्तव में यही लोगों को जोड़ती है। आज फिर हम आपके बीच में हैं और एक नई पहल के साथ हैं, एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के साथ हैं, और ये पुस्तकें हैं अनीता सिन्हा बालमन जी की, जो बाल मन से निकली हुई हैं और बाल मन तक पहुंचने का कार्य करती हैं। इस पुस्तक आपकी 3 पुस्तकें हैं और इन 3 पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि हैं, सीधे मैं आपको उन सभी अतिथियों से जोड़ता हूं और जो आज के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को विशेष बनाएंगे। आइए पहले तो जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत कीजिए आदरणीय अनीता सिन्हा बालमन जी का। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम जिस नाम को आमंत्रित कर रहे हैं वो हैं आदरणीय श्री सुभाष चंद्र गुरदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में जिनकी पंक्तियां मैंने अभी आपको पढ़ी, बाकी सर ही बता पाएंगे कि ये पंक्तियां मैंने आपके मुख से ही सर सुनी थी, और आज के मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे बीच उपस्थित हैं, इस्माइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात सर्वेश अस्थाना सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में। सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरुदेव जी नमस्कार। नमस्कार 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 अस्थाना जी बहुत बहुत नमस्कार। सर सबको सादर प्रणाम जी नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ वक्ता के रूप में आपकी 3 पुस्तकें हैं, बच्चों झूठ मत बोलो, सफेद कौवा और तितली के पर रंग रंगीले। इन तीनों पुस्तकों पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज के 2 मुख्य वक्ता भी जुड़ चुके हैं। जहां एक तरफ बच्चों झूठ मत बोलो पर अपनी बात रखेंगे आदरणीय गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ केवल प्रसाद सत्यम जी हैं जो 2 पुस्तकों पर अपनी बात रखेंगे, तितली के पर रंग रंगीले और सफेद कौवा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस हमारे कार्यक्रम में। और जैसी हमारी परंपरा होती है कि सर्वप्रथम हम उस ईश्वरीय सत्ता का आवाहन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। आइए दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके बीच में रखूंगा, और डिजिटल है तो स्वाभाविक सी बात है डिजिटली इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो सौरभ, साथियों, दीप प्रज्वलन हो चुका है। प्रकाश तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय का जो भाव है, भारतीय संस्कृत का अंग है। इस दीप प्रज्वलन के साथ ही मां सरस्वती, मां वीणापाणी का भी हम स्तमन कर लेते हैं, उनका भी आवाहन कर लेते हैं, अपनी ही 4 पंक्तियां सौंपते हुए कि शब्दों के पुष्प चेतना के थाल में लिए, मां शारदे तुम्हारा ध्यान भाल में लिए, इस काव्य यज्ञ में हो मां तुम्हारा आगमन, इस हेतु कर रहा हूं भावपूर्ण आचमन, इस हेतु कर रहा हूं भावपूर्ण आचमन। आइए मां सरस्वती की वंदना के लिए हम चलते हैं। और मां सरस्वती की वंदना करम सिंह परिहार जी देश के बड़े जाने माने गीतकार हैं, उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है जो सरस्वती वंदना गीत है। इसको हम अपने एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे जग जननी श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ओ सुजन मातु सद्भाव पूर्व में लिखूं
सकूं त्याग बलिदान और सम्मान देश के प्रति अपार। सदग्रंथ समर्थक धर्मवान कर्तव्य मार्ग का त्वरित वेग, संघर्षों से नित जूझ रहे बूढ़े किसान का निरुद्वेग। ऐसे भावों के लेखन से जागे जन जन में सुदृढ़ क्रांति। ओम शांति शांति शांति। हे जग जननी हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। उपवन की करुण वेदना से अगणित तरुवर मुरझाए हैं, दुर्गंधे उठती शाखों से पत्ते पत्ते कुम्हलाए हैं। शब्दों को दो वह संवेदन ये क्षुधाग्रसित हर उदर छुए, तन मन यह करुणामय कर दो, अंतर मन गूंजे ओम शांति। हे जग जननी हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धिरदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। माँ वीणापाण की वंदना, उनका आवाहन हो चुका है। आइए आज के इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। और किसी की ये पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि वो जिनके घर मेहमानों का आना जाना होता है, वो जिनके घर मेहमानों का आना जाना होता है, उनको घर का हर कमरा हर रोज सजाना होता है। और जिस देहरी की कीमत में, जिस देहरी की किस्मत में स्वागत या वंदनवार न हो, उस चौखट के भीतर केवल एक तहखाना होता है। उस चौखट के भीतर केवल एक तहखाना होता है। आइए आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका हम अभिवादन करते हैं, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। और इस कार्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी पुस्तक का आज विमोचन है, डॉक्टर अनीता सिन्हा बालवन जी को। अनीता जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप आए और हमारे सभी अतिथियों का परिचय कराएं हमारे सभी दर्शकों से। आदरणीय श्री सुभाष चंद्र गुरुदेव जी का बहुत बहुत आभार। ये हमारे अध्यक्ष हैं, इनका बहुत आभार। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। और उसके बाद श्री गोपाल नारायण श्रीवास्तव, जिन्होंने हमारी कविता पे, किताबों पे समीक्षा भी लिखी है, और इनका बहुत ही सहयोग रहता है हमारे साथ। और आप हैं श्री सत्यम, केवल प्रसाद सत्यम जी, जिन्होंने हमको इस पथ पे आगे बढ़ाया। नहीं तो आज हम किसी अंधकार में डूबे होते। इन्होंने हमको बहुत आगे बढ़ाया, सबसे मिलवाया और बहुत सहयोग किया। और उसके बाद सर्वेश अस्थाना जी हैं, जिनका हमारे पास शब्द नहीं है, जिनका हम आभार व्यक्त कर सके कि जब भी हमने कहा, ये व्यस्त होते हुए कितने भी व्यस्त रहते हैं, हमारा फ़ोन जरूर उठा लेते हैं
और हमको आश्वासन देते हैं कि हम जरूर पहुंचेंगे आपके कार्यक्रम में। तो ऐसे लोगों का सहयोग हमको मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत हमको गर्व है आप लोगों पर कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, और आगे चल के हम उम्मीद रखते हैं कि आपका साथ हमारे लिए बना रहेगा। और उसके बाद राहुल जी ने हमको इतना बढ़िया मंच प्रदान किया, जिनका बहुत बहुत आभार। और यहाँ तक लाने के लिए सुनीता सुधा बहन का बहुत ही आभार, जिसने हमको ये रास्ता दिखाया और राहुल जी से मिलवाया। तो ये आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना हमको समय दिया। एक संडे मिलता है सबको अपने कामों के लिए, लेकिन लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और आपने सबका परिचय करा दिया, लेकिन आपका परिचय हम कराना चाहते हैं। और आपका परिचय न मैं सबके सामने रखूंगा, ना ही कोई और रखेगा, बल्कि आपके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है जो आपका परिचय स्वयं आपके बीच रखेगा। आइए सभी लोग मिलकर के उस वीडियो को देखते हैं और आदरणीय अनीता सिन्हा बालमन जी का परिचय प्राप्त करते हैं इस वीडियो। ये परिचय केवल शब्दों की प्रस्तुति नहीं है, ये उस साहित्यिक साधना का गौरव गान है जहां कविता बच्चों की मुस्कान बन जाती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रचनाकार की जिनका लेखन आने वाली पीढ़ियों को संवेदना और संस्कार देता है। नाम है अनीता सिन्हा बालमन। 10 जून 1958 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में जन्मी अनीता सिन्हा ने बालमन को साहित्य की गरिमा दी। माता स्मृति शेष प्रभावती श्रीवास्तव और पिता स्मृति शेष लाल बहादुर श्रीवास्तव, जिन्हें शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं संस्कारों से उनकी लेखनी को संवेदनशीलता मिली और शब्दों को दिशा मिली। उनके जीवन साथी हैं श्री मदन मोहन सिन्हा, जिनका सहयोग उनकी रचनात्मक यात्रा का मौन शक्ति बना। स्नातक शिक्षा प्राप्त ये रचनाकार गद्य और पद्य दोनों विधाओं में समान अधिकार रखती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बाल साहित्य है। बच्चों की हंसी, उनके स्वभाव और मनोभावों को गहराई से समझकर उन्होंने बाल कविताओं को जीवन दिया। बाल कविता की 5 पुस्तक श्रृंखलाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन, ये उनकी साधना का प्रमाण है। प्रकाशित मम्मी को कोई समझाए ने बाल पाठकों और अभिभावकों दोनों का ध्यान खींचा। दूरदर्शन और आकाशवाणी से समय समय पर उनकी रचनाओं का प्रसारण पूरे देश में हुआ। साहित्य ने उनकी प्रतिबद्धता को सम्मान देकर स्वीकार किया। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों से उन्हें बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया। 44वां और 45वां कलम वीर सम्मान उनकी निरंतर साहित्य साधना के प्रमाण है। अनीता सिन्हा बाल मन तक पहुंचने वाली एक संवेदनशील साहित्यिक चेतना। आवाज नहीं आ रही है। ये
आप सबने परिचय प्राप्त किया जो आज की हमारी रचनाकार हैं आदरणीय डॉक्टर अनीता सिन्हा बालमन जी, जिनकी पुस्तकों का विमोचन होना है। और सर्वेश अस्थाना सर सोच रहे होंगे कि ये मैं वीडियो में कहाँ से पहुंच गया पुरस्कार देते हुए। तो ये हमारा प्रयास था जिसके माध्यम से हमने सभी को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया है, और हमारी कोशिश है कि डिजिटली हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बना सकें, ज्यादा से ज्यादा जो ये पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है लोगों तक पहुंचे और एक अनूठे तरीके से पहुंचे, क्योंकि शायद ऑफलाइन में लोग तो जुट जाते हैं, मैक्सिमम 100 लोग, 150, ज्यादा से ज्यादा 200 लोग जुट जाएंगे, लेकिन इस तरह से उसका एक जो प्रस्तुतिकरण है वो शायद बहुत मुश्किल होता भी है तो बहुत महंगा पड़ता है। खैर, आइए आज के इस कार्यक्रम का भी हम विमोचन भी जो करेंगे वो डिजिटली ही करेंगे, एक वीडियो के माध्यम से। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर अनीता सिन्हा बालमन जी की पुस्तकों का विमोचन जुड़ते हैं और उस विमोचन का हिस्सा बनते हैं। तीनों ही पुस्तकें विमोचित हो चुकी हैं। बच्चों झूठ मत बोलो, सफेद कौवा और साथ ही साथ तितली के पर रंग रंगीले। क्या है इन पुस्तकों में, सबके अंदर जिज्ञासा होगी और सभी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इन 3 पुस्तकों में क्या कुछ समेटा गया है। इससे पहले हम हमारे वक्ताओं के पास चलें, मैं चाहता हूं इन तीनों ही पुस्तकों पर जो विचार हैं और इन तीनों पुस्तकों का जो सार है वो आदरणीय डॉक्टर अनीता सिन्हा बालमन जी के मुख से हम सब सुने, और साथ ही साथ इस पुस्तक से कुछ गीत भी उनके मुख से आ जाएं। और आदरणीय अनीता जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। कृपया आप आए और प्रकाश डालें कि ये पुस्तक कैसे आई प्रकाश में और क्या कुछ इसमें आपने सहेजा है। आपको कि पहले तो हम बाल साहित्य नहीं लिखते थे, थोड़ा बहुत लिखते थे, जो कि लिखते थे वो एक डायरी में बंद रहता था, कभी कहीं सामने नहीं आया। लेकिन किसी ने कहा कि आप बाल साहित्य लिखिए, जो आजकल बहुत कम लिखा जा रहा है। तो हमने कोशिश की लिखने की, और सत्यम जी ने बहुत साथ दिया हमारा। तो बच्चों के प्रति लिखने लगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ने लगा। बच्चों को देख के, उनके मन को समझ के लिखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं। तो हमने ये पहले 5 किताबें निकाली जो सीरियल थी, नन्हे नन्हे वीर सिपाही। उसके बाद आई किताब हमारी जिसका नाम दिया था सर्वेश अस्थाना जी ने, मम्मी को कोई समझाए। फिर उसके बाद हमने ये तीनों किताबें, तो किसी ने हमसे कहा कि बच्चे कविता की जगह कहानियाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने एक कहानी की किताब भी लिखी, सफ़ेद कौवा। तो सफ़ेद कौवा का ये कहानी का ये सारांश है कि पहले कौवे सारे सफ़ेद होते थे, लेकिन एक कौवे ने कुछ हंस के साथ चालाकी की, उसके अंडों को खा गया। तो हंस ने उसको श्राप दिया कि जाओ, जैसे तुम्हारा मन काला है वैसे तुम भी काले हो जाओ। तो उसके बाद से कौवे काले होने लगे।
और ये जो तितली के पर रंग रंगीले और बच्चों झूठ मत बोलो, तो इसमें सब बच्चों से ही संबंधित सारी कविताएं हैं। तो ये तितली के पर रंग रंगीले से अभी नए साल पे हमने लिखा, बीत गया वो साल पुराना, नया साल अब आया। बीत गया वो साल पुराना, नया साल अब आया। नए साल में बच्चों के मन में नया ख्याल कुछ आया। नए साल में बच्चे मिलकर करें काम कुछ ऐसा, नहीं किया हो किसी ने अब तक, करें काम हो ऐसा। नए साल पर केक न काटें, नए साल पर केक न काटें, घर घर दीप जलाएं, भूले बिसरे सारे को बढ़कर गले लगाएं। सीमा पर जो भाई अपने, उनके अपनों की रक्षा, नए साल में करेगा अब तो भारत का बच्चा बच्चा। ये तितली के पर रंग रंगीले से है। और बच्चों झूठ मत बोलो से एक रचना है। बच्चों कभी झूठ मत बोलो, सत्य से सबकी आंखें खोलो। बच्चों कभी झूठ मत बोलो, सत्य से सबकी आंखें खोलो। राह सत्य की बढ़ते जाओ, कभी किसी का दिल न दुखाओ। चलना सत्य की राह जरूरी, झूठ से चलना बना के दूरी। झूठ बोलना नहीं है अच्छा, जाने इसको बच्चा बच्चा। मुश्किल नहीं है सत्य की राह, दिल में होकर इसकी चाह। सत्य की महिमा समझो भाई, ऋषि मुनियों ने है समझाई। चलते जाना सत्य की राह, सभी कहेंगे वाह भाई वाह। और एक रचना और हम आपको सुनाना चाहते हैं। दादी मेरी चांदी की है, दादा जैसे सोना। दादी मेरी चांदी की है, दादा जैसे सोना। किसी हाल में हमको इनको कभी नहीं है खोना। किसी हाल में हमको इनको कभी नहीं है खोना। साथ है इनका बड़ा ही शीतल, साथ है इनका बड़ा ही शीतल, ज्यों बरगद की छाँव। साथ है इनका बड़ा ही शीतल, ज्यों बरगद की छाँव। दो ही हैं पर ऐसा लगता साथ हो पूरा गांव। दो ही हैं पर ऐसा लगता साथ हो पूरा गांव। रोज सवेरे हमें जगाकर करवाते हैं सैर। रोज सवेरे हमें जगाकर करवाते हैं सैर। रास्ते में हमको समझाते करना छोड़ो बैर। रास्ते में हमको समझाते करना छोड़ो बैर। एक बात 10 बार भी पूछो, कभी नहीं झुंझलाते। एक बात 10 बार भी पूछो, कभी नहीं झुंझलाते। गीता रामायण की बातें सदा हमें बतलाते। गीता रामायण की बातें सदा हमें बतलाते। दादा दादी साथ रहे, दादा दादी साथ रहे और बना रहे ये प्यार। दादा दादी साथ रहे और बना प्यार। इनको नमन करो हमेशा दिन में 100-100 बार। इनको नमन करो हमेशा दिन में 100-100 बार। धन्यवाद।
क्या बात है। बहुत ही सुंदर और सार्थक आपका भाव रहा, और कहीं न कहीं जो आपने इसकी यात्रा हमारे साथ साझा की है, वाक़ई हम सब उसको सुन करके बहुत अधिक भाव विभोर हुए। किस प्रकार से आपने ये साहित्यिक यात्रा आरंभ की और उसके बाद फिर तमाम पुस्तकें आपने लिखनी शुरू की। एक चिराग जैन साहब की ये 4 पंक्तियाँ मुझे बीच में स्मरण हो आ रही थी। वो कहते हैं कि एक पल सूरज छिपा और फिर उजाला हो गया, लेकिन इसमें चांद का किरदार काला हो गया, और साजिशें सूरज निगलने की रची थी चांद ने, साजिशें सूरज निगलने की रची थी चांद ने, पर वो अपनी साजिशों का खुद निवाला हो गया, पर वो अपनी साजिशों का खुद निवाला हो गया। ये आपके प्रयास निश्चित रूप से प्रणम्य हैं, और एक बेहतरीन पुस्तकें हमारे बीच हैं, हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि इन पुस्तकों पर चर्चा का क्रम आगे बढ़ाया जाए। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा, बच्चों झूठ मत बोलो, जो आपकी पुस्तक है, जो अभी प्रकाशित हुई है, उस पर विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करूं, और ये 4 पंक्तियां सौंपते हुए कि बराबर जब तराजू तौलती, मेरी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, किसी की है, उधार की है, ग्रहण कीजिएगा। नाम मुझे स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्षमा सहित। कि बराबर जब तराजू तौलती है, बराबर जब तराजू तौलती है, भेद गहरे से गहरा खोलती है, और श्रीवास्तव जी की कविता तो आईना है, श्रीवास्तव जी की कविता तो आईना है, जैसा देखती है वैसा बोलती है, जैसा देखती है वैसा बोलती जैसा दिखती है वैसा बोलती है। वाह वाह। आइए देखते हैं कि क्या देखा इस पुस्तक में आदरणीय गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी ने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं, आपके अभिवादन। स्वागत है सर। सर आपकी आवाज ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद। माइक को दबा दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी, बड़ा सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में मुझे कहने का अवसर मिला है। श्री नरेश अस्थाना जी, इनके बारे में तो कुछ कहना और इसको दीपक दिखाने के बराबर है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ और छोटे भाई की तरह मानता हूँ। केवल प्रसाद जी सत्यम, इनसे भी हमारा बहुत पुराना साथ है। बहुत ही उनका सरल स्वभाव है, बहुत सरलता से मिलते हैं। और अनिता है, जिससे मेरा परिचय पुराना नहीं है, लेकिन जब से हुआ परिचय तो बहुत अच्छा उनका स्वभाव रहा। हमारे कार्यक्रम में एक कार्यक्रम चलाते हैं, महीने में एक बार गोष्ठी करते हैं, आखी मानस के नाम से गोष्ठी करते हैं। तो उस गोष्ठी में जो है लगभग प्रति गोष्ठी मस्तिना जी जो है विभाग करती हैं। उन्होंने मुझे जब ये कहा कि पुस्तक पर लिखना है, कुछ बोलना है। श्रीवास्तव सर, थोड़ा सा अपना जो कैमरा है वो सेट कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, मोबाइल थोड़ा पास में कर लीजिए। हाँ, बस 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 ओके। बहुत सुंदर सर। मैंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, मैं बोल दूंगा, कोई इसी बात नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ। बाल कवयित्री श्री अनीता जी यात्रा, उनके प्रथम कविता संग्रह नन्हे नन्हे वीर सिपाही, जो 2021 में प्रकाशित हुई थी, वहां से आरंभ हुई और एक ही वर्ष में इसी नाम से कुल 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई। जैसे कोई श्रृंखला हो, जैसे किसी स्मारिका की श्रृंखला होती है, लेकिन ये सभी श्रृंखलाओं में मैटर अलग अलग था और वे 5 भागों में थी। इन रचनाओं से अनीता जी को बड़ी ख्याति मिली, अतः उत्साहित होकर के
इन्होंने अपनी रचना यात्रा जारी रखने का संकल्प लिया। अब तक इन्हें ये आत्मबोध हो चुका था कि वो कोई मैगजीन नहीं बल्कि स्वतंत्र काव्य संग्रह की रचना कर रही हैं। अतः आने वाले संग्रह के नाम भिन्न भिन्न होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2022 ईस्वी में मम्मी को कौन समझाए ये संग्रह प्रकाश में आया। और जैसा कभी अनीता जी ने बताया, इसका नामकरण जो है वो श्री अस्थाना जी के सुझाव से हुआ था। ये मेरे लिए नई जानकारी है और बड़ी अच्छी जानकारी है। मैं भी कभी कभी आपकी सेवा लूंगा। गौरतलब यह है कि इस पुस्तक के प्रकाशन का अनुदान अनीता जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्राप्त हुआ था और इसके लोकार्पण समारोह में मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला था। बाल मन की था लेकर हृदय को रंजित करने वाली कविताएं रचना कविता अर्थाचना का एक मनचाहा शगल है और ये सेवा करते करते एक अच्छा वक्फा गुजर चुका है। यहाँ तक अनीता जी ने तुकांत बाल रचनाओं में कविता के भाव पक्ष को अधिकाधिक प्राथमिकता दी, जिसके कारण कला पक्ष के प्रति एक समर्पित अवधान प्रायः गुंठन में ही रह गया, उभर के नहीं आया। फिर भी उनकी कविताओं के सशक्त भाव पक्ष ने उन्हें बाल मन का फेवरेट और अनुरागी बनाया। यही नहीं, बालों को उपयोगी साहित्य रचना करने वालों की जमात में उन्हें विशेष स्थान मिला और कालांतर में उन्हें अनेक सम्मानों से भी नवाजा गया। इस पुस्तक के लोकार्पण के समय मैंने स्वयं इसके कला पक्ष पर अनीता जी का ध्यान आकर्षण किया था कि कैसे थोड़ी सी सावधानी बरतने से गीत शुद्ध मात्रिक हो सकती। मम्मी को कौन समझाए को अस्तित्व में आए लगभग 3 वर्ष बीत गए। इस बीच एक सन्नाटा रहा। फिर कोई योजना बनी हुई बनती रही होगी या अंदर अंदर कुछ काम होता रहा होगा। अब जब अनीता जी अपने नए कविता कहानी संग्रहों के साथ बाल मन को फिर से झकझोरने की कोशिश में सक्रिय हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया था, बल्कि उनकी लेखनी धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। उनका नया कविता संग्रह तितली के पर रंग रंगीले उनके इस अध्यवसाय का मूर्त स्वरूप है। ये रचना स्वाभाविक रूप से उस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है जो अभी विकसित नहीं अपितु विकासोन्मुख है। तितली के आगे पीछे निर्द्वंद भागना, उन्हें पकड़ने का उद्यम करना या पकड़ लेना और फिर मुग्ध होना उनका सबसे बड़ा रोमांच है। इस संग्रह की जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि ये पूर्णतः मात्रिक विन्यास पर आधारित है और छंदों के नाम आरंभ में दिए गए हैं। पुस्तक में छपे हैं कि नहीं, लेकिन जो पांडुलिपि मुझे दिखाई थी उसमें थे। ये एक पारदर्शी योजना है, जिसे संदेह हो माता गणना करने के लिए स्वतंत्र। छंदाधारित होने के कारण इसका सौष्ठव बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। विन्यास सही है, वो करता आकर्षित करेगी। और इसका एक दुर्बल पक्ष भी है कि ये कविताएं छंद तो हैं पर गीत नहीं है। हमें बाल गीत नहीं कर सकते, बाल कविता कह सकते। ऐसा नहीं है कि गीत शब्दबद्ध नहीं हो सकते, पर गीत रचना में अनीता जी की वंदना ही एकमात्र गीत है और ये गीत यकीनन बड़ा ही मधुर सुंदर।
यदि छंद में नेताजी एक ऐसा गीत रच सकती हैं तो ऐसा प्रयास उन्हें बार बार करना होगा, तभी वे बाल गीतकार की श्रेणी में आ पाएंगे। मैं इस संग्रह की सफलता की कामना करते हुए उक्त वंदना का एक उदाहरण महसूस करता हूँ, क्योंकि बाल छोटी सी बाल कविता पर लिखी गई पुस्तक तो बहुत बहुत कुछ अधिक बोलने का अवसर नहीं होता है, इसलिए इसी उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त भी करूंगा। यदि कृपा तेरी नहीं है सभी जनमत यहाँ, आपका कशीश पर तो काव्य की है गति यहाँ, कृति हमारी हो सुगंधित लेखनी की धार दो, चरण मैं हूँ आपकी माता मुझे निस्तार दो। धन्यवाद। मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए। मुझे मुझे 5 बजे जाना है। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, मुझे 5 बजे वाल्मीकि जयंती पर पहुंचना है। ये कार्यक्रम चूंकि 1 घंटा लेट शुरू हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। जी जी मुझे 5 बजे वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में पहुंचना है। ठीक है सर। और मैं समझता हूं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो प्रोटोकॉल है वो भी तोड़ा जा सकता है, और सर आपको सुनना हम सबके लिए बहुत विशेष रहता है। आपके लिए मैं क्या ही कहूं सर, बस यही कहूंगा कि हम ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहते हैं। मेरी पंक्तियां नहीं है, मैं फिर से कहूंगा कि हम ना कोई हिंदी बात नहीं। ना उर्दू में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। वो अमीरी में गजल कहते हैं, कहते होंगे सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। आप जैसे सच्चे रचनाकार को आमंत्रित करना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। इससे पहले मैं बाकी बची 2 पुस्तकों पर चलूं, आप सबकी अनुमति लेकर के, आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के और अनीता जी के मुझे लगता है स्वीकारता के साथ मैं आदरणीय सर को बुला रहा हूं। तो आप सब कृपया एक बार जोरदार तालियां आप भी बजा दीजिए और मैं अपनी तरफ से भी बजा दे रहा हूं सर के लिए। देखिए सर कितने लोग तालियां बजा रहे हैं। ये तालियां बड़ी मजेदार हैं। और मैं सबसे पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूं अनीता जी को और बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। सारे लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं। एक्चुअली मैं समय पाबंद हूँ, तो जब अनीता जी ने कहा कि 3 बजे से है तो अंदाजा था कि 3 से 4 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 बजने में 5 मिनट पर शुरू हो पाया। और 5 बजे वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम क्लार्कवद होटल के पास जो वाल्मीकि आश्रम है उसमें है, और वहां भी मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हूँ। वहां कुछ माताओं का सम्मान करना है मुझे, जो सफाई करती थी महिलाएं, और उन्होंने सफाई कर्म करते हुए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाया है, उनका सम्मान करना है। तो मैं वहां समय से पहुंचना चाहता हूँ। 5 बजे का है। कार्ड मैं इस पे अभी आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अनीता जी को मैंने सबसे पहले प्रेस क्लब में देखा, सृजन कार्यक्रम में, और अनीता जी बहुत ही सौम्य, बहुत प्रभाव डालने वाली और बहुत आत्मीय मुझे लगी, और उनसे मेरी बहुत हृदय से मेरे मन में उनके लिए सम्मान का भाव आया। फिर वो मेरे घर भी आई 1-2 बार, और उन्होंने मुझे कई बार अपने घर बुलाया, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं उनके घर नहीं जा पाया। तो उन्होंने मुझसे कहना छोड़ दिया है, तो मैं अचानक किसी दिन उनके घर पहुंचूंगा। दूसरी बात यह है कि बाल साहित्य लिखना बहुत कठिन काम है। लोग बाल साहित्य को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि बाल साहित्य सबसे कठिन है। उसकी पहली शर्त यह है कि लेखक को बच्चों के स्तर पर उतरकर अपनी भाषा का चयन करना होता है। हमने बहुत सारे बाल साहित्यकार ऐसे देखे जिन्होंने बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया, शब्दावली बहुत ज्यादा क्लिष्ट रखी उन्होंने, तो उनकी बाल कविताएं प्रसिद्ध नहीं हो पाई और वो लोकप्रिय नहीं हो पाए। हमारे शहर के ही 3-4 ऐसे बाल कवि हैं जो पहले कभी बाल कवि थे और अब वो या तो हास्य व्यंग के कवि हैं या फिर गीतकार हो गए, क्योंकि उन्होंने भाषा को बच्चों तक नहीं पहुंचाया, उन्होंने अपनी बात बच्चों तक पहुंचाई।
बात पहुंचाने से पहले बच्चों को भाषा पहुंचानी पड़ती है। अनीता जी की प्रत्येक किताब बिल्कुल सरल भाषा में है। जब वो प्रेस क्लब में अपनी कविताएं पढ़ती हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि यहाँ पर गीतकार पढ़ रहे हैं, व्यंग्यकार पढ़ रहे हैं, तो मुझे बड़े लोगों की कविता पढ़नी चाहिए। उन्होंने एक ध्येय बनाया कि उनको एक बाल साहित्यकार बनना है, बाल जो मन है उसकी कविताएं लिखनी है। इसलिए उन्होंने अपना नाम भी बालमन रखा है और उन्होंने हमेशा बाल कविताएं सुनाई। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि उनकी प्रत्येक कविता कोई न कोई शिक्षा देती है। जबरदस्ती की तुकबंदियां नहीं है उनकी बाल कविताओं में। और इसीलिए उनको जब साहित्य संकल्प कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का, तो जिन बाल साहित्यकारों जिन साहित्यकारों का सम्मान किया गया, उसमें बाल साहित्यकार के रूप में आदरणीय अनीता जी का सम्मान किया गया, क्योंकि उनकी भाषा और उनका जो कंटेंट है वो बच्चों तक बहुत जल्दी प्रेषित होता है, बच्चे उसको रिसीव करते हैं। कोई मम्मी को समझाए, वो नाम मैंने दिया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने जरूर दिया होगा, क्योंकि कोई मम्मी को समझाए में बच्चे का एक शिकायती लहजा दिख रहा है जो मम्मी को समझाना चाह रहा होगा किसी बात के लिए। लेकिन उस किताब का टाइटल रोचक हो गया। वो किताब काफी पढ़ी गई, मैंने उसमें कुछ शायद लिखा भी था, मुझे याद पड़ रहा है। तो मैं अनीता जी की लेखनी से बहुत प्रभावित हूँ और बाल साहित्यकार के रूप में उन्होंने भले लेट काम शुरू किया, लेकिन दुरुस्त काम शुरू किया है। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत जो है वो इन पर पूरी तरह फिट हो रही है। इन्होंने खुद बताया कि मैं पहले बाल साहित्य नहीं लिखती थी। बाल साहित्य लिखना बहुत आवश्यक है मैडम और राहुल जी और सभी लोग, आप लोग, क्योंकि बच्चा ही मकान की नींव है। अगर हम नींव में संस्कारों की सीमेंट अच्छे से नहीं डालेंगे तो इमारत कमजोर होगी। और मन और मस्तिष्क में जो सीमेंट है वो साहित्य के माध्यम से ही पड़ती है, बोली के माध्यम से पड़ती है, भाषा के माध्यम से पड़ती है। तो अनीता जी की एक एक कविता, मैं इस बात को झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार संस्था का प्रधान हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो बाल साहित्यकार हैं उनमें मैं सबको तो नहीं कह रहा कि वो मतलब अच्छा नहीं लिखते, लेकिन उसमें से अधिकांश सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए लिख रहे हैं। किसी तरह एक बाल कविताओं की किताब तैयार हो जाए, हिंदी संस्थान में जमा कर दें और सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार मिल जाए, या जो बाल साहित्य पर जो पुरस्कार मिलते वो मिल जाए। उनका उद्देश्य बच्चों तक पहुंचना नहीं है, उनका उद्देश्य पुरस्कार तक पहुंचना है। लेकिन आदरणीय अनीता सिन्हा जी ने बिना किसी पुरस्कार की लालसा के, बिना किसी लालच के बच्चों का साहित्य लिखा। उनको तो ये तक नहीं पता था कि सम्मान करने, वो सम्मान जो मिलता है उसके लिए बायोडेटा कहाँ जमा किया जाता है। तो जिस रचनाकार को ये भी नहीं पता है कि कहाँ सम्मान के लिए बायोडेटा जमा किया जाता है, तो वो व्यक्ति सच्चा साहित्यकार होता है। मैं आदरणीय अनीता सिन्हा जी के लिए आप लोगों की एक बार अच्छी तालियों की प्रार्थना करता हूं कि उनको सम्मान देने के लिए आप लोग एक बार और तालियां बजा दें। मेरे कहने से वो बड़ी साहित्यकार हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, बहुत धन्यवाद, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2-4-5 साल का, भारत के साहित्य में बाल साहित्य के रूप में, बाल साहित्यकार के रूप में अनीता जी का नाम वास्तव में बड़ा नाम बनकर के निकलेगा, जिसमें कि केवल प्रसाद सत्यम जी उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के बड़े पदाधिकारी हैं और उस सभा के माध्यम से भी सिन्हा मैडम को हम लोग बड़ा साहित्यकार मानते हैं और वास्तव में भी वो देश की एक अग्रणी बाल साहित्यकार के रूप में बिल्कुल सम्मान प्राप्त करेंगी। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो इसका जो है ऑफलाइन भी विमोचन समारोह रखेंगी, जिससे बोलने में और मजा आएगा। हम लोग इकट्ठा होंगे और करेंगे। सत्यम जी का, गोपाल नारायण जी का, आदरणीय अध्यक्ष गुरुदेव जी का और प्रिय राहुल जी का मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि मुझे अवसर दिया बोलने के लिए और नियम काट के पहले बोलने का अवसर दिया। हालांकि अगर उसमें समारोहों की भाषा में देखा जाए तो मुख्य अतिथि ज्यादा देर नहीं रुकता है, बोल बाल के चला जाता है,
लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं रुकना पूरे समय चाहता था, लेकिन वो अंत में समय की जो बाध्यता मेरे पास आ गई। एक और कमिटमेंट है, उसको निभाना है। अभी मुझे नहाना भी है, कपड़े भी पहनने हैं और 5 बजे तक मुझे वहां पहुंचना भी है और बचे हैं सिर्फ 22 मिनट। तो मैं आप लोगों से बहुत विदा चाहता हूं और बहुत क्षमा भी चाहता हूं जल्दी जाने के लिए। सादर प्रणाम, आप सबका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत नमन है बहुत आपको आभार सर, कि इतनी व्यस्तताओं में भी आपने समय निकाला आपने और समय निश्चित निकाला रूप से, हमारे लिए। हाँ जी, निश्चित रूप से हम भाव कामना विभोर करते कर हैं कि दिया आपने। जी, तो सबको बहुत बहुत सबको धन्यवाद, प्रणाम, पुनः पुनः आभार आपका सर। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम सर, सादर वंदन आपको। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने टाइम दिया इतना हमारे लिए। ये प्रणाम हमारा सर। सौभाग्य है कि आप बिल्कुल, और देखिए फेसबुक पे भी लोग जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और खासकर आदरणीय अस्थाना सर और आदरणीय सुनीता जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे नाम, सुनीता चतुर्वेदी आजमगढ़ी जी, सुनील गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सर आपको अस्थाना जी, कि आपने अपने व्यस्तम समय सारणी से जो अमूल्य पल काव्य चौपाल मंच एवं उसके कार्यक्रम को दिए, उसके लिए काव्य चौपाल समिति आपका हृदय से आभारी है और आपको हृदय से धन्यवाद देता है। तो ये काव्य चौपाल की तरफ से भी और आदरणीय अनीता जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और फेसबुक पे जो साथी जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद है। विकास ब्रजवासी जी हैं, सुनीता आजमगढ़ी जी हैं, सुनील गुप्त विचित्र जी हैं, तमाम साथी जो हैं लगातार देख रहे हैं, अपने कमेंट से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। फूल कुमार अकेला जी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, देश के विविध प्रांतों से, विविध प्रदेशों से लोग जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स कर रहे हैं। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, हमारे साथ जो क्रम हमारा चल रहा था उसी में हम आगे लौटते हैं, और ये डॉक्टर शिव ओम अंबर जी देश के बहुत बड़े रचनाकार और बहुत बड़े संचालक माने जाते हैं। उन्हीं की 4 पंक्तियां मैं उठाता हूं, उनसे अनुमति लेते हुए उधार की ये पंक्तियां मैं मानूंगा कि चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है, और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं वास्तव में छंदों के बहुत अच्छे जानकार हैं और छंदों में बहुत सुंदर लेखनी आपकी चलती है, और छंद स्वयं में एक साधना का विषय होते हैं। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, गंगा जली ही अपने हाथ में लेकर के वो चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी की, जो आपकी 2 पुस्तकें आदरणीय डॉक्टर अनीता बालमन जी की, सफेद कौवा और तितली के पर रंग रंगीले पर अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपको भी मैं जोरदार तालियों के बीच में ही आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद भाई बहुत राहुल स्मिथ जी। सबसे पहले तो मैं काव्य चौपाल संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए, ऐसा जो आपने पटल बनाया हुआ है, जो ये अद्भुत और बहुत ही सराहनीय है, और आज के समय में इसका तो लोग लाभ अत्यधिक इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा काम बहुत हल्का हो गया आदरणीय गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी ने और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, जिन्हें हम इस्माइल मैन भी कहते हैं प्यार से, तो बहुत कुछ कह दिया है, मुझे अब ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे 2 पुस्तकों पर बोलना है, काव्य पर भी बोलना है और गद्य पर भी बोलना है, तो कुछ इसके विषय में मैं संक्षेप में मैं बात करता हूँ कि जब बच्चों की कविता लिखी जाती है तो ये बच्चों की कविता प्रस्फुटित कहाँ से हुई, ये ऐसा बाल साहित्य या बाल गीत या बाल काव्य कहाँ से आया। मेरे मन में ऐसा उठता है कि जो हमारा पहले भारत था, जिसे हम भारत नाम से नहीं जानते थे, ना इंडिया नाम से, ना हिंदुस्तान नाम से, इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और जम्बू द्वीप के नाम से भी अगर
मेरी इच्छा है कि जम्बू द्वीप की जो कविताएं हैं वो अगर जो अनीता सिन्हा जी कुछ लिखें, तो यद्यपि इन्होंने कुछ प्रयास किया है, तो अ, उसका स्वागत है। अभी मैं उस विषय में मैं बोलूंगा। बाल साहित्य आया कहाँ से? सबसे पहले तो जो हमारा जम्बू द्वीप था, जिसे हम भारतीय कहते हैं, और आज के समय में भारतीय साहित्य में अगर हम कह लें, तो जो भारतीय साहित्य था वो पहले साहित्य नहीं था, वो बोलियों की एक भाषाओं का संकलन था। बोलियों का संकलन था, भाषा ना कहें। भाषा तो तब हो जाता है जब उसका एक कोई व्याकरण तैयार कर लेते हैं, तब भाषा बनती है। उससे पहले बोली ही होती है। तो जो हमारा जो हमारा इतिहास था वो काव्य का ही था, काव्य विधा ही थी। तो जो कुछ हम बोलते थे वो काव्य में बोलते थे। और जहाँ तक शिशु की बात है, तो शिशु से बात करने के लिए करुणा चाहिए, और करुणा एक ममता के अंदर ही जगता है। जब बच्चा रोता है, तब माँ के हृदय करुणा से द्रवित होता है, और उसे वो ला 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 तू ला और लल्ली जैसे के शब्द कह के उसको एक गीत में पिरोता है, जिसे हम लोरी कहते हैं या अन्य गीत कहते हैं। इसी बात को कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि सिर्फ लोरी नहीं, संगीत समझता है। तो ये बात सही है कि बच्चा जो शिशु होता है वो ना तो शब्द समझता है, ना शब्द के अर्थ समझता है। वो अपने सामने वाले व्यक्ति का जो भाव होता है, जो भंगिमाएं होती हैं, जो उसके स्वर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं उसके मुंह से उच्चारित होते हैं, तो उसे समझता है और उसमें ही प्रसन्न होता है। इसी को हम कहें, विष्णुकांत पांडे जी ने कहा कि बाल साहित्य ऐसा हो जो बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करे, रुचियों में परिष्कार लाए और इनमें अच्छे संस्कार भरे। तो ऐसी जो साहित्य है, तो ऐसे साहित्य का जैसे हमारे सर्वेश थाना जी ने कहा कि बहुत प्रमुख है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य में क्या होना चाहिए? क्योंकि बाल साहित्य ही हमारे युग का एक प्रथम आधारशिला है। इस प्रथम आधारशिला जो हमारे शिष्य के रूप में आता है, वो बाल साहित्य ही बनता है। जैसा बच्चा सीखता है वही उसे रखता है। इसी क्रम में मैं कहूँ तो अनीता सिन्हा जी भी बड़ी जरूर हो गई हैं, और हमसे तो अग्रज है, तो हमसे भी बड़े, लेकिन फिर भी इनका मन बच्चों से निकल नहीं पाया है, और बिल्कुल बच्चों की ही बात बोलती है। और ये बाल साहित्य में विषय कहाँ से आते हैं? इसमें जो है, सबसे पहले तो जो आत्मकथा होती है, जैसे माँ अपनी कथाएं सुनाती है, अपनी व्यथाएं सुनाती है, स्वप्न लोक की कहानियां सुनाती है, लोरियां सुनाती है, प्रकृति की बातें बताती है ना, जनजीवन की बातें बताती है बच्चों को। उसी की भाषा में, तोतली भाषा में हम कहें तो तोतली भाषा भी कह सकते हैं उसे, जो केवल संगीतमय होती है, और उसे बच्चा सुनकर बड़ा हंसता है, मुस्कुराता है। और बाद में जब ऐसा हो जाता है, तब बच्चा जब थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा होता है, तब लोक कथाएं, संस्कृति, सभ्यता, पर्यावरण, ज्ञान विज्ञान सहित औद्योगिक विकास आदि भी सम्मिलित कर लिया जाता है, और इसे मनोरंजन के भाव से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान बहुत सुस्त होता है, बच्चे को इसे रास नहीं आता। और उसके लिए मैं कहूँ तो 5 साहित्य हैं जो बालकों के, वो बाल काव्य है, यानी कि बाल गीत भी आप कह सकते हैं उसे, बाल कहानी है, बाल उपन्यास है, बाल नाटक, बाल रंगमंच, बाल जीवनी साहित्य। ये सब 5 इसके विधाएं हैं। इन 5 में भी लिखा जाए तो अच्छी बात है। सिन्हा जी ने बाल गीत का उपयोग किया है, लिखा है, और इनकी पहली जो है गद्य आई है, वो कहानी के रूप में आई है। कहानी में अगर हम कहानियों का इतिहास हम देखते हैं बच्चों के लिए, तो पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर और जातक कथाएं में, उसके बाद फिर जो है चंदा मामा, नंदन, इस तरह की बहुत सारी
किताबें आती रही हैं। और गद्य का साहित्य हमारे भारत का बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। गद्य का साहित्य 200 से 250 साल पुराना ही है, इसीलिए गद्य में लिखना थोड़ा सा बहुत कठिन हो जाता है काव्य के अपेक्षा। तो गद्य पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और गद्य की किताब देखकर, इस कहानी संग्रह देखकर मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इन्होंने इस तरह की कभी कोई बात नहीं बताई थी मुझे कि कहानियां लिख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब आप कहानियां लिख लेंगी तो मुझसे शायद दिखाएंगे, मुझे पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन नहीं मिला। तो इन्होंने बिल्कुल मुझे सरप्राइज कर दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और शुभकामनाएं। इसके बाद मैं कहता हूं कि जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, ये एक कोलाहल से बहुत दूर नितांत शांत की ओर ले जाता, हमें आनंद की ओर ले जाता। आनंद जो स्थायी भाव है उधर की ओर ले जाता है, जो संगीत से जुड़ा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत मानव जीवन के क्रम में प्रथम आवश्यक तत्व है। संगीत में शब्दों की उच्चरित व्यवहार को कविता कहते हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। इसी क्रम में मैं पहले इनकी बता देता हूँ। जो इनकी कविताएं हैं वो वास्तव में बिल्कुल जमीनी स्तर पर बिल्कुल बच्चों के इनकी कविताएं हैं। वो 3 वर्ष से लेके बच्चों के 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बच्चों में बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही मनभावन है। उनको बहुत ही पसंद आता है और वो पढ़ने को बार बार मांगते हैं। कई बच्चों को तो किताबें उपलब्ध न होने पे उन्हें मैंने फोटो कापियां उपलब्ध कराई किताबों की और उन्हें पढ़ने के लिए दी। इसी में तितली के पर रंग रंगीले, इसमें एक कविता है, आप देखिए। आप इसमें देखिए बिंब कितने बढ़िया है, बिंब है, उसके भाव हैं, उसके मुहावरे निकल के आ रहे हैं। उसके इन्होंने कोई जानबूझ के ये बिंब भाव और अलंकार सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन जो इनके जो अंतर भाव हैं, जो इनकी कामना है शिष्य के विकास को लेके, वो अपने आप इन सबको, इन तथ्यों को लेके ले आई हैं इसे अपनी कविता में। और ये बहुत ही कोमल भाव में आ गए हैं और अपना संदेश देने में बहुत सरल और सहज है। देखिए, रंग बिरंगी पहन चुनरिया, रंग बिरंगी पहन चुनरिया, तितली रानी आती, छूने को अगर हाथ बढ़ाओ झट से है उड़ जाती। काश मुझे भी पर मिल जाते, मैं भी तो उड़ जाऊं। हर बच्चे का यही मन होता है, काश मुझे भी पर मिल जाए, मैं भी तो उड़ जाऊं और बैठ फूल पर तितली के संग वैसे ही मुस्काऊं। मम्मा पापा मुझे बुलाएं, मैं वापस नहीं आऊं। तितली जैसा मैं भी अपना एक संसार बसाऊं। पानी से डरती है तितली, कहीं भीग नहीं जाऊं, और भीग गए जो पंख हमारे, फिर मैं उड़ नहीं पाऊं। तो आप इसमें देखिए कि बच्चे के मन की बात उभर कर आई है और हमारा साहित्य भी उसमें है कि अगर जो हम कहीं ढीले हो गए, अस्वस्थ हो गए, आलसी हो गए, तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, फिर मैं उड़ नहीं पाऊं। तो इस तरह की बातें जो इनके दिमाग में आती हैं, ये बिल्कुल मौलिक है और यथार्थ से हैं और बच्चों के बहुत पास में है, बिल्कुल करीब दिल के पास में है, जो तुरंत दस्तक देती हैं और मन में घर बना लेती हैं। इसी तरह में एक सीख देखिए और सीख के साथ बच्चों का आनंद देखिए कितना बहुगुणित हो जाता है कि चुईया बोली चूहे राजा, चलो चले बाजार, हम भी थोड़ी शॉपिंग कर ले, आया है त्योहार। और चूहा बोला चुईया रानी, पहले ले ले गाड़ी, और पैदल चलना हम दोनों को पड़ जाएगा भारी। और मिल जाएगी बिल्ली मौसी, होगा बंटाधार, और पकड़ के हमको खा जाएगी, मन जाए त्योहार। तो इस तरह की जो कविता लिखती हैं वो दिमागी सोच से बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की कविताएं आनी चाहिए। लोग विकास के नाम पर गद्य कविताएं परोस रहे हैं बच्चों को, जो उन्हें याद नहीं होती हैं, जो उनसे बहुत दूर होती हैं।
और उनमें कोई खास संदेश भी नहीं होता, और जो संदेश भी होता है वो बच्चा समझ नहीं पाता है। तो बच्चों को अगर प्रकृति पर्यावरण से स्नेह लगाना है तो उसे पशु पक्षी जानवरों पेड़ पौधों और जमीन मिट्टी आकाश इससे जो है इसकी बात करना पड़ेगा। और ज्ञान विज्ञान को भी हम जब ऐसा नहीं है कि अनीता सिन्हा जी ने ज्ञान विज्ञान या आकाश की बात नहीं की है, इन्होंने मोटर गाड़ी साइकिल की बात की है। इसी में देखिए पहले ही लिख दिया है कि शॉपिंग करने पहले ले ले गाड़ी। तो बिना गाड़ी के हम अगर जाएंगे बाहर टहलते हुए तो बिल्ली मौसी तो तुरंत जो है हमें दबोच लेगी पंजों में। तो कार में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हमारी सुविधा हमारा जो हमारी जान माल की सुरक्षा उसके एक गाड़ी में है। तो इस तरह की बातें करना बार बार आता है। और देखिए आजकल चिट्ठियों का दौर बहुत कम हो गया है, या तो पोर्टल आ गया है और या फिर जो है कुरियर आ गया है। और चिट्ठियों का जो डाकिया का है वो डाकियों की घर पे आना बहुत कमी हो गई है। लेकिन फिर भी इन्होंने देखिए डाकियों के लिए लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो विलुप्त हो जाए डाकिया, तो डाकियों को भी इन्होंने जिंदा रखा है। देखो आज डाकिया आया नानी की चिट्ठी है लाया, नानी लिखती आओ पास मन तुम बिन बड़ा उदास, अब तो बंद हुए स्कूल मेरी बात न जाना भूल, पक गए अब बागों में आम तुम्हें बताऊं उनके नाम, लंगड़ा और दशहरी मीठे कर्पूरी देसी खटमिठे, लीची पककर हुई है लाल पूछो मत तुम उनका हाल, लीची हुई बहुत है मीठी हमने चीनी से है सींची, और मम्मी पापा को भी लाना करना कोई नहीं बहाना, हम तो देख रहे हैं राह तुमसे मिलने की है चाह। तो चिट्ठी में इस तरह की बात करके बच्चों को जो एक सचमुच ये कविताएं बहुत अच्छी हैं। एक कविता मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं फिर से सुना देता हूँ कि हम हैं नन्हे नन्हे बच्चे हमें भी कुछ कर जाना है, देश हमारा विश्व गुरु हो आगे इसे बढ़ाना है, दहल जाए दुश्मन का सीना ऐसा कुछ कर जाना है, किसी हाल में हमको देश को विश्व गुरु बनाना है। गर्व है इन बातों का हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, शीतल लगती हवा यहाँ की पावन गंगा का पानी है, पलते थे जो वस्ती इनमें नहीं सापों को दूध पिलाना, उनके फन को किसी हाल में अब तो कुचला जाना है, और भारत का एक दिन लगता क्या त्योहार नहीं, हम कुछ भी हो सकते हैं पर हो सकते गद्दार नहीं। तो जिस बच्चों में इस तरह की भावनाएं हो जाएंगी वो भावनाएं निश्चित रूप से हमारे देश को संसार को हमारे समाज को सभ्य और संस्कृति से भरपूर करेंगे। तो ये तो इनके काव्य का रहा। अब मैं गद्य की बात करता हूँ। तो गद्य में जो कहानियां हैं, कहानियों में निश्चित रूप से कहानियों में भी इसी तरह जो तथ्य होते हैं वो 5-6 हम कहें तो 7 कह ले 7 तत्व जो है कहानी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन पे ध्यान रखना होता है। पहला कि सबसे पहले आपके पास एक कथानक हो कि हम किस पर कथा या कहानी कहने जा रहे हैं, यानी कि प्लॉट। और दूसरा पात्र और चरित्र, इस कहानी में कौन कौन से पात्र और किस तरह का चरित्र निभाने वाले हैं। कुछ खलनायक होते हैं, कुछ नायक होते हैं, कुछ सहायक कलाकार होते हैं। तो इस तरह से उसमें क्या पात्र और चरित्र होने चाहिए। और तीसरा देश काल या वातावरण, हमारा आज का जो हम किस देश और वातावरण की कहानी लिखने जा रहे हैं, ऐतिहासिक है या मध्यकालीन है या आज की है, कब की है। तो हमारे कहानी में उस तरह का पर्यावरण परिवेश शामिल होना चाहिए। हमें पढ़ते समय याद आ जाना चाहिए कि अगर हम तलवार की बात कर रहे हैं तो मध्ययुगीन की बात कर रहे हैं, अगर हम पत्थरों की बात कर रहे हैं, पत्थरों से कुछ खोदने और बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम पाषाण युग की बात कर रहे हैं। इस तरह के उसमें कुछ ऐसे संवाद या ऐसे जोड़ना होता है जिसे देश काल या वातावरण कहते हैं। तीसरी बात संवाद, इस कहानी में संवाद किस तरह होना चाहिए। संवाद अगर ग्रामीण क्षेत्र से है या दूरस्थ क्षेत्रों से है
आदिवासी क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है, तो उसकी भाषा भी उसी तरह की, उसी प्रकार से हम गठित गठित करेंगे, सुगठित करेंगे, ताकि ये पता चले कि हाँ, ये आदिवासी व्यक्ति है इसलिए आदिवासी भाषा बोल रहा है, ये सभ्य व्यक्ति है इसलिए संस्कृत बोल रहा है, या ये विदेशी है तो इसलिए अंग्रेजी बोल रहा है, या ये शहर से आया है तो ये मिली जुली भाषाएं बोल रहा है। तो इस तरह संवाद का बहुत जरूरी होता है। और भाषा शैली, किस तरह की भाषा शैली होना चाहिए, तो भाषा शैली भी कई कई तरह की होती है। एक तो वर्णनात्मक शैली होती है, जब हम कहानी कहते हैं तो मेन जो कथा सूत्रधार है वो मैं खुद हो जाता हूँ, कथा का सुनाने वाला हो जाता है। आपकी कहानियां अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ के सुनाऊंगा तो वो ये नहीं पता चलेगा कि इस कहानी को अनीता सिन्हा ने लिखा, वो पता चलेगा कहानी केवल प्रसाद सत्यम सुना रहे हैं। और जब वो खुद पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो खुद इस कहानी को पढ़ रहा है और उसका वो पात्र है। तो भाषा शैली इस तरह की होनी चाहिए, सरल, सहज, सुबोध भाषा हो, जिसे बच्चा आसानी से पढ़ ले और उसका अर्थ समझ ले। और सबसे छठा शब्द है, छठा जो तथ्य है वो है उद्देश्य या लक्ष्य। ये कहानी हम क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इससे हमें क्या उपलब्धि होगी, बच्चों को क्या उपलब्धि होगी, इसका भविष्य पर हमारे क्या पड़ेगा, लोग के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका समावेश इसमें करना बहुत जरूरी होता है। और इन सबके ऊपर जो तथ्य है वो है शीर्षक, कि जब हम ये लिख लेते हैं तब हम शीर्षक पर विचार करते हैं कि इस कथा कहानी का शीर्षक हम क्या रखें। तो ये तथ्य है कुल मिला के 7 तथ्यों का कहानी में ध्यान रखना चाहिए। और अनीता जी ने लगभग इनका प्रथम प्रयास है, जो इन्होंने 10-11 कहानियां इसमें सम्मिलित की है, 15 कहानियां इसमें सम्मिलित की है। और 15 कहानियों में कुछ कहानियां तो जो इनकी है वो पुराणों से संबंधित है, और कुछ इनकी कहानियां जो विलुप्त जैसी हो रही हैं उनको इन्होंने लिया, जैसे हम पंचतंत्र से भी कह सकते हैं या अन्य जगहों से इन्होंने उठाया है, जैसे मूर्ख शेर, कछुआ खरगोश। मूर्ख शेर में शेर और खरगोश की बात सभी जानते हैं, लेकिन इन्होंने उसका प्रयास ढंग प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा अंतर किया है, आज की स्थितियों और परिवेश को, वातावरण को देखते हुए। सरजू की कुल्हाड़ी, ये भी जो है पंचतंत्र से कह सकते हैं या ऐतिहासिक परिवेश से कह सकते हैं। इस तरह से रात और दिन, ये भी ऐतिहासिक परिवेश है। बंदर की बुद्धिमानी, ये भी पंचतंत्र से है। तो इस तरह की कुछ है, जो खरगोश का कीर्तिमान जो पिछले परिशिष्टों से लिया गया। लेकिन जहां तक इनकी मौलिक रचनाएं हैं, जैसे सर्कस, सफेद कौवा और घर का खाना, अच्छाई की शुरुआत, लालच, रिंकी का मेकअप, बुद्धिमान मेमना, तो बुद्धिमान मेमना ये भी एक तरह से ऐतिहासिक परिवेश से प्रभावित है, क्योंकि आज मेमने की स्थितियां और परिवेश उस तरह की नहीं है जिस तरह से इसमें दर्शाया गया है। तो ये ऐतिहासिक परिवेश से ही संबंधित है। रिंकी का मेकअप बहुत ही आधुनिक है और बहुत मजेदार है, लेकिन चूंकि प्रथम प्रयास है इनका, मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा इसे और मांझना चाहिए था। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी कहानियां पढ़ें। इस कहानियों पर संजय जायसवाल, संजय जी, जो खुद एक गद्य के लेखक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, आपकी जो है कहानी, कविताओं की पुस्तकों का विदेशी 15 भाषाओं में और भी अधिक भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया, उन्होंने मिला हुआ है, उन्होंने भी इन किताबों की इन कहानियों की सराहना किया।
सच है कि छिपकली का कोई घर नहीं होता है, लेकिन आखिर उसे घर तो बनाना ही है। जैसे बंदर का घर नहीं होता और आज तक उसने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन छिपकली ने अपना घर ढूंढ लिया और वो इंसानों का घर ढूंढ लिया। लेकिन बंदर आज तक अपना घर नहीं ढूंढ पाया। हमें आशा है कि प्रयास करेंगी अनीता सिन्हा जी की बंदर को भी एक घर ढूंढकर उसे दें। तो आज का जो वातावरण परिवेश है, जिसकी मांग है कि हर व्यक्ति को अपना घर, अपनी छत जरूर मिले, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कहानियां पढ़कर। ये नई तरह की कहानी है बिल्कुल, कि छिपकली का अपना घर कैसे हुआ। तो आपकी कहानियां बहुत ही बच्चों को मन छूने वाली हैं, बहुत सुंदर किया है। भाषा भी आपका बहुत सरल है, सहज है, जैसा कि गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी ने भी कहा और इस्माइल मैन सर्वेश अस्थाना जी ने भी कहा कि आपका जो मधुर है, अंदर से ही आपका जो मन जो द्रवित है, जो करुणा से भरा हुआ है। आप किसी की बुराई नहीं देख सकती हैं, आप सुन नहीं सकती हैं, आप किसी को दुख नहीं देख सकती हैं, उसको कुछ सहायता देने का जो आपके अंदर सहकार की भावना है, वो कहानियों में बार बार परिलक्षित होता है और वही आपकी किताबों को, आपके लक्ष्य को भेजता है, वहां तक ले जाता है। सफेद कौवा, जिसमें ये शीर्षक है, सफेद कौवा पे आपने बता ही दिया कि सफेद कौवा झूठ बोलकर और चालबाजी से अपने साथियों को धोखा देकर गलत काम करता है, तो उसे दंड स्वरूप उसे जो वरदान मिला वो काले हो जाने का मिला। तो बच्चों के मन में इस बात बैठ जाती है कि हाँ, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे लोगों से को धोखा नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की जो कहानियां हैं इनकी, ये सभी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही लाभदायक हैं। भूख भूख एक अच्छी कहानी है और बहुत सुडौल में है कि भूखा बच्चा जिसके सर पे ना तो माँ का हाथ है, ना पिता का हाथ है, ना उसका परिवार है, जो दूर के दूरस्थ परिवार है, वो उसको प्रताड़ित करते हैं, जैसा सब लोग जानते हैं हमारे समाज में होता रहता है। तो वो उनके जो दुराचारों से भागकर, उनके जो है प्रताड़ना से भागकर बचने की इच्छा से बहुत दूर निकल आता है और शहर में इधर उधर दुपक के सोता है। लेकिन एक दिन उसको भी कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसके बच्चा नहीं होता है और उसको वो गोद ले लेता है और उसे पढ़ाना शुरू करता है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है कहीं कहीं अनीता सिन्हा जी ने प्रस्तावना बहुत लंबा कहानियों में लिखा है। कहानियों को बहुत संक्षेप में रखना चाहिए, अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। हमें प्रमुख बातें सम्मिलित करना चाहिए ताकि उसका जो पंच है बहुत तेजी से बच्चे के हृदय पर प्रहार कर सके। जब हम उसे घुमाने लगते हैं तो उसका मन विचलित होकर दूसरी तरफ चला जाता है। तो अपने कथ्य को समेटने का प्रयास करना चाहिए, संक्षेप में करना चाहिए। प्रस्तावना बहुत लंबा है, इसलिए कहानी लंबी हो जाती है। तो कहानी आपकी छोटी छोटी है। खाना भी बहुत अच्छा है। आज के समय, आज के युग का है कि लोग होटलों का खाना खा के, पिज्जा बर्गर खाकर बीमार हो जाते हैं और उसमें दवाइयों में बहुत पड़ता है। तो बच्चों को इस तरह की कहानियां मिलना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैंने ज्यादा समय ले लिया है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। निश्चित रूप से इनका प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ है और जो इन पुस्तकों को पढ़ेगा बड़ा भी प्रसन्न हो जाएगा और बच्चे भी इससे बहुत बहुत लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और इनकी कविताएं निश्चित रूप से स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में रखा जाना चाहिए, ऐसा मैं पहले विचार कर चुका हूँ। इनकी पहली दो
जो पहले 5 अंकों में इनकी किताबें आई थी, नन्हे नन्हे वीर सिपाही और मम्मी को कोई समझाए, 6 और 3 ये 9 किताबें इनकी हो गई हैं। तो उससे पहले ये बात हमने उठाई थी कि इनकी पुस्तकों में जो कविताएं हैं वो कक्षा 3 से लेके 5 के बच्चों को जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राहुल स्मिथ जी को इस चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद पुनः पुनः, और प्रयास रहे कि अधिक से अधिक साहित्यकारों को इसका लाभ मिले। और धन्यवाद, आभार, सादर नमस्कार। गुरुदेव जी नहीं दिखाई दे रहे हैं राहुल जी? हाँ, आ तो गए। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए तो। हाँ, देख लिया। बिल्कुल सर, जो हैं सूर्य के प्रकाश की तरह दीप्यमान हैं, और निश्चित रूप से उनके प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हैं। हाँ, प्रकाशित है, सही बात है। निश्चित रूप से बड़ा ही सुंदर वक्तव्य आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम जी का। चलिए, मैं अब अध्यक्षीय काव्य पाठ की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गुरुदेव जी काफी देर से प्रतीक्षारत हैं, उनके पास मैं सीधे चलूंगा। और जो बात अभी केवल प्रसाद सत्यम जी ने और अस्थाना जी ने कही कि बच्चों का साहित्य लिखा जाना चाहिए, उसके ऊपर रामबाबू रस्तोगी जी के की 4 पंक्तियां मुझे मिली। वो कहते हैं कि अभी हैं दिन बुरे लेकिन कभी अच्छे भी आएंगे, संस्कार कैसे बच्चों में जाएगा कि अभी हैं दिन बुरे लेकिन कभी अच्छे भी आएंगे, सजर जिंदा रहा तो एक दिन पत्ते भी आएंगे। और इसी उम्मीद पर बूढ़ी निगाहें राह तकती हैं, इसी उम्मीद पर बूढ़ी निगाहें राह तकती हैं, हमारी खैरियत लेने कभी बच्चे भी आएंगे, हमारी खैरियत लेने कभी बच्चे भी आएंगे। ये हालात ना हो, ये स्थितियां ना हो, इसके लिए बाल साहित्य लिखा जाना चाहिए। इसके लिए अनीता जी को बहुत बहुत साधुवाद, और जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय गुरुदेव जी का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिथ जी। और मैं देख रहा हूं कि इतना सुसज्जित वातावरण और सभी काव्य पर विमोचन होना, किताबों का विमोचन होना, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं कि सर्वेश अस्थाना जी नहीं है। तो अगर सर्वेश अस्थाना जी यहाँ उपस्थित हैं तो उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद दोनों सब दिया जा सकता है। और वैसे सर्वेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के एक तरह से हीरे हैं। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार प्राप्त है। मैं इसमें समय न व्यतीत करते हुए मैं अनीता जी के ऊपर आता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ, क्योंकि वो एकदम सामने बैठी भी हैं। मैं उनके हर प्रयास में साथ हूँ, साथ था और साथ रहूंगा। इस बात को मैं कह करके केवल ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इनके पिताजी मेरे बाबा के साथ में नैनी जेल में थे 2-2.5 साल, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वो उस समय बच्चे थे और बहुगुणा दो लोग वहां पर बच्चे की तरह उपलब्ध थे सबको, तो सब लोग उनका इस्तेमाल करते थे। उनको भी मजा आता था कि हमें कुछ काम मिल रहा है। और मेरे बाबा चूंकि हमीरपुर जिले से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नैनी जेल में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सर सुंदरलाल जी, वो थोड़ा सा बिगड़ेल स्वभाव के थे, अकड़ू स्वभाव के थे। तो उनके साथ नैनी जेल में जो नहीं करना चाहता था, ऐसे खाली रहा। और
सौभाग्य है, जहां दुर्भाग्य में सौभाग्य मिलता है, तो वहां उनको सौभाग्य मिला इस बात का मेरे बाबा को कि उनको हमीरपुर से एक इकलौता भेजा गया कि वो जानते नहीं थे यहाँ कौन है, तो सुंदरलाल जी के कमरे में डाल दिया गया। मेरे पिताजी भी बाबा भी थोड़े से उसी स्वभाव के थे, तो दोनों की खूब पटी। और ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं, इस भावभूमि पर अगर देखा जाए तो बहुत दिनों तक हमने देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, जिसमें इस मीटिंग से इतने दिन वहां नैनी जेल में रहने से मेरे बाबा को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो गया था कि नेहरू जी को वो अपने गांव तक सभा करने के लिए ला सके थे। तो मेरे गांव में स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों का उस समय करीब 60 लोगों का जमावड़ा था। 60 मतलब हमारे चूंकि गांव की आबादी करीब 10,000 करीब होगी तब भी, तो करीब 60 लोगों का जमावड़ा था। और हमारा मंदिर के नीचे हमने अंडरग्राउंड पहले से कभी हमारे पूर्वजों ने बनवा रखा था। उस अंडरग्राउंड में 60 लोगों के नाश्ता, खाना, पानी का सबका इंतजाम हमारे यहाँ रहता था, जिसमें नारायण दत्त तिवारी खुद 3 महीने रहे थे। मैं इस बात को कहकर अब अनीता जी के साहित्यिक अवदान के ऊपर जाता हूं। तो ये बात मुझसे पहले भी लोग कह चुके हैं कि साहित्यकार मनुष्यों की रचनाएं अपने स्थान अलग बना लेती हैं। और आज मैंने देखा सबके मुंह से निकला कि अनीता जी साहित्य में इतना बड़ा स्थान पा चुकी हैं ऑलरेडी। अब आगे हमारे साथ और आगे बढ़ने में हम लोग सब एक दूसरे के साथ संलग्न रहेंगे, और हमसे या उनसे जो बन पड़ेगा, हमें हमेशा मिलता रहा है उनसे सहयोग, और अब जब भी पड़ेगा तो हम करेंगे। वस्तुतः कविताएं मन की तरंगों से पैदा होकर कवि मन की लेखनी को कागज के ऊपर शब्दों में उकेरने को मजबूर कर देती हैं। ये शब्द कोई और नहीं, समाज के ही दिमाग में उत्पन्न अभिव्यंजनों की परिणति होते हैं। कभी इसमें अलंकार जुड़ जाता है, तो कभी पूरे 9 रस का पता नहीं कौन सा रस उसमें उपलब्ध हो जाए, तो 9 रसों में रस उपलब्ध हो जाता है। ये सब ऐसा नहीं कि केवल शौर्य का और किसी बड़े काम के लिए लिखे जाने वाले शब्दों का हो, लेकिन इसमें बच्चों के लिए भी लिखने में बहुत सतर्कता से लिखा जाता है। और बहुत सतर्कता से लिखने के बाद जो कविता निकल के आती है वही बालमन है। वही बालमन अनीता जी ने लिखी है। मैं अधिक समय न लेकर के, क्योंकि काफी समय हो चुका मैं देख रहा हूं, तो मैं चाहता था कि दो चार लाइन हाँ, ये मेरे सामने प्रश्न आया था कि डॉक्टर गुरुदेव तो बच्चों की कहानी कविताएं लिखते नहीं हैं, और ना ही वो लिखना जानते होंगे, पता नहीं क्या है। और उस किताब में अध्यक्षता कर रहे, उस किताब के विमोचन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कि बालमन द्वारा लिखी गई बाल्य कविताएं हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं कहीं पर भी थोड़ा बहुत साथ देने में समर्थ हूं, तो एक कविता अपनी सुनाता हूं। मेरी कविता किसी के भी बच्चों को लिखी गई कविता के से छोटे बच्चे के लिए है। 1 साल के बच्चे के लिए मेरी कविता है ये, और आप उसको ध्यान दें। ये नहीं कि उसमें आपको कोई ताली बजाना ना हो, ये कहना कि मैंने लिखी है। मैं केवल इसलिए सुना रहा हूं कि ताकि आप ये मान लें कि हाँ, मैं भी इसलिए साथ हूं, और या मेरा मन करता है अनीता जी के साथ रहने का, इसलिए कि मैं भी कविता बच्चों की लिखता हूं। तो सीखा बच्चा खुद बोलेगा, और इसमें किसी को बोलना नहीं है। सीखा मैंने घुटनों के ऊपर चलना, माँ ने सिखलाया पा 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 कहना। मिल गई है माँ के दूध से
ताकत ताउम्र का जो बना मेरा गहना, ताउम्र का बना मेरा जो गहना, ताउम्र का बना जो गहना। जरा सा निपटना, जरा सा जरा सा घिसटना आने लगा है कि पैरों पे चलना आने लगा है। जरा सा घिसटना आने लगा है कि पैरों पे चलना आने लगा है। चंद दिनों से ही बड़ा मैं हुआ हूँ, सहारे सहारे खड़ा मैं हुआ हूँ। और माँ की निकल जाती जान ज्यों ही, माँ की निकल जाती जान ज्यों ही, झटके से मैं कभी नीचे पड़ा हूँ, झटके से कभी मैं नीचे पड़ा हूँ। बनावटी उछलना आने लगा है कि पैरों पे चलना आने लगा है। मुझे देख माँ का खिल जाता चेहरा, मुझे देख माँ का खिल जाता चेहरा, मानो आज ही पहन लूंगा सेहरा, मानो आज ही पहन लूंगा सेहरा। और दुख भी देता है, दुख भी देता हूँ दिल कभी माँ का, दुखा भी देता हूँ कभी माँ का दिल माँ का। और देखना चाहता हूँ संबंध गहरा, देखना चाहता हूँ कभी कभी बंद करके मैं माँ को कुछ कष्ट देना चाहता हूँ, जो बुलाती है वो नहीं करना चाहता हूँ। तो माँ थोड़ा दुखी हो जाती है और यही वो चाहता है, फिर खुश होकर के अपनी बात को समाप्त करता है। तो मुझको मचलना आने लगा है कि पैरों पर चलना आने लगा है। लगवा दिए हैं मुझे सारे टीके। अब आप देखिए मैं थोड़ा मेडिकल की तरफ भी जा रहा हूं और बच्चों से दूर नहीं हूं। लगवा दिए हैं मुझे सारे टीके, बीसीजी, पोलियो व डीपी टीके। माँ चाहे निकलूं मैं सबसे आगे, मेरे सामने सब रंग दिखे फीके। अब आगे निकलना आने लगा है कि पैरों पर चलना आने लगा है। अंतिम है, मुस्कुराऊं नहीं तो माँ तू बिलकती, मुस्कुराऊं नहीं तो माँ तू बिलकती, रोना तो मेरा ब्रह्म, चलता हूं मैं तो दुनिया पीछे चलती, चलता हूं मैं तो दुनिया पीछे चलती। मुस्कुराऊं नहीं तो माँ तू बिलकती, और रोना तो मेरा ब्रह्मास्त्र समझो, रोना तो मेरा ब्रह्मास्त्र समझो। माँ पर आई जैसे सामत दिखती, माँ पर आई जैसे सामत दिखती। और थिरकर अब मुझको, थिरकना अब मुझको आने लगा है कि पैरों पर चलना आने लगा है, कि पैरों पर चलना आने लगा है। अब हमारी और सत्यम जी की और हमारे गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी की, राहत जी चले गए पूछ करके शायद। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी भी किसी भी कुर्सी पर बैठा दिए जाते हैं। आज जैसे मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि सर्वेश जी के रहते हुए मुझको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इसमें जरूर कोई ना कोई चाल उन्हीं की रही होगी। मैं ये मान करके आ गया था और उसका निर्वाह करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भविष्य में माननीय अनीता जी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। उनकी किताबों के बारे में सत्यम जी ने भी बताया। ये अवश्य ही सराहनीय कदम है कि इनकी किताबों को प्राइमरी स्कूल में 3, 4, 5 के बच्चों में जरूर चलना चाहिए। इस तरह की पुस्तकें लिख पाना, ये लिखी जा सकी होती तो ये नाम अनीता जी का ही क्यों हम लेते, हम उनका नाम लेते जिनकी किताबें आ चुकी हैं। तो ये किताबें जो इनकी हैं, ये सराहनीय हैं और ये आगे बहुत नाम कमाएंगी। धन्यवाद। मुझे बुलाया आपने और ऐसा पद दिया जिस पर मैं कुछ बोल सकता था, पर मैं बोल सकता नहीं था। जो कुछ बोला हूं उसमें त्रुटि हो गई हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ सर, फोन किया था कि जुड़ने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है आपको नहीं सुन पाए हम लोग। नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था।
आप तो वो सूरज हैं, किसी को भी रोशनी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं था। बहुत अफसोस हमको हो रहा है। आपकी आवाज म्यूट है, आपकी आवाज म्यूट है, माइक खोल लीजिए। जी जी जी, क्षमा कीजिएगा। आदरणीय गुरुदेव जी का बड़ा ही सुंदर वक्तव्य, और इस बीच आदरणीय अनीता सिन्हा जी भी कहीं बातचीत कर रही थी। मुझे लगता है डॉक्टर अशोक शर्मा जी की कॉल आई होगी, जो जी आज जी इस जी कार्यक्रम जी में जुड़ने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। हम उनसे भी क्षमा चाहते हैं और हमारे दर्शकों से भी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनना चाहते थे। उनकी बहुत सारी अद्भुत पुस्तकें जो गद्य में आई हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा शोध है उनमें। सीता सोचती थी और कृष्ण अंतिम दिनों में जैसी अद्भुत पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। बड़ी खूबसूरत पुस्तकें होती हैं। आज उनको सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आदरणीय गुरुदेव जी को सुनने का अवसर मिला। बहुत सुंदर वक्तव्य आपका सर। अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। लेकिन सर, जब आप यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तो फेसबुक पर जुड़े हुए कुछ लोग जो थे, वो लगातार आपसे बातचीत करना चाह रहे थे। तो उनके कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आपके गीत पर फूल कुमार जी लिख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। फूल कुमार अकेला जी हैं, जो कि बिहार से हमारे साथ जुड़े थे। और सुनील गुप्ता जी लिख रहे हैं, अत्यंत मेधावी बच्चा है, जिस बच्चे का आपने जिक्र किया। और ऋतुबाला रस्तोगी जी लिख रही हैं कि रोना तो मेरा ब्रह्मास्त्र समझो। आपकी उन पंक्तियों को उन्होंने कोट किया यहाँ पर। और वाह आदरणीय, चेहरे और शहरे का जवाब नहीं, ये सुनील गुप्ता जी का कमेंट है। साथ ही साथ लगातार वो आपकी जो प्रस्तुति थी, आपकी बातों पर अपना वहां से प्रतिक्रिया दे रहे थे। और जब आपने कहा था कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो उनका क्या यहाँ पर कहना था कि कुछ तो लोग कहेंगे आदरणीय। तो ये लोगों का काम होता है कहना, उनको कहने दीजिए, कहते रहे। और ये चलता रहता है, संसार है, संसार में सब कहते रहते हैं। सबके सुनेंगे तो कहाँ तक चलेंगे, ये उनका कमेंट था। और बहुत सुंदर सार्थक उद्बोधन आदरणीय अध्यक्ष जी। ऋतुबाला रस्तोगी जी कह रही हैं। ऐसे तमाम कमेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए साथी दे रहे हैं। मधु मनमोजी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सुंदर कविताएं, हार्दिक बधाई सर, ऐसा कह रही हैं वो। सुनीता आजमगढ़ी जी, विकास ब्रजवासी जी, ऐसे तमाम साथी, हरीशचंद्र लोहमी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमारे साथ जो साथी जुड़े, उनको धन्यवाद दिया जाए। और मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय अनीता सिन्हा बालमन जी को, साथ ही इस निवेदन के साथ भी कि अपना कांटेक्ट नंबर हमारे साथियों के साथ भी साझा कर दें, कहां से आपकी पुस्तकें साथियों को प्राप्त हो सकती हैं, इसका भी उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, कृपया आप आए। और धन्यवाद ज्ञापन हमारे सभी आज के जुड़े हुए साथियों को, हमारे जो फेसबुक पर जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ हमारे जितने भी अतिथि थे आज के, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन आपकी तरफ से। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार राहुल जी आपका। राहुल जी, आपके सहयोग से कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के लिए धन्यवाद ज्ञापन कर सके। इन लोगों के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। आपने हमारा सहयोग किया, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आदरणीय अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र गुरुदेव को नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने इस व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला। सम्मानित विशिष्ट अतिथि गण, मंच पर विराजमान विद्वानों, प्रकाशक श्री दिनेश चंद्र गोरखपुरी, उपस्थित साहित्य प्रेमियों एवं प्रबुद्ध पाठकों, मैं सुधा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने काव्य चौपाल पटल से हमारा परिचय करवाया और मंजिल तक पहुंचाया हमको। आदरणीय राहुल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर हमें अपने पटल पर दिया। आदरणीय श्री सर्वेश अस्थाना जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कहा पहले ये कार्यक्रम हमारा 8 को होने वाला था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया, तो ये आज 15 को हो रहा है। तो 8 को उनका कार्यक्रम था दिल्ली में। उन्होंने कहा कि आप हमको
लिंक भेज दीजिएगा, और अगर टाइम रहा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। हमको बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े बड़े लोग आप लोग, हमारे एक फोन कॉल पे आप लोग जुड़ गए और अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है। आदरणीय श्री गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी, जो बहुत ही अच्छे साहित्यकार, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और जिन्होंने हमें कदम कदम पे मार्गदर्शन दिया। हम एक बार हमने कहा अपनी किताब में लिखने के लिए, तुरंत तैयार हो गए। कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, या हमको कहीं और जाना है। सबने हमको अपने व्यस्ततम टाइम से टाइम निकाल कर, अशोक शर्मा जी के लिए बहुत हमको अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि कल से बेचारे परेशान थे, किताबें हमसे मांग रहे थे, फिर हमने भेजा उनको, कहने लगे आप रहने दीजिए, हमको मिल गई है किताब, हम तैयार हैं बोलने के लिए। आज हमको इतना दुख हो रहा है इस बात का कि आज हम उनको सुन नहीं पाए। और केवल प्रसाद सत्यम जी के लिए तो हमारे पास एकदम शब्द नहीं है कि उन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जॉब में होते हुए हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला, सबसे ले जा के बड़े बड़े लोगों से हमारा परिचय करवाया, हमको स्टेज तक ले गए, मंचों तक ले गए। जितना उनके लिए कहें कम है। हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी विद्वत जनों ने अपना अमूल्य समय निकाला। एक बार पुनः सुधी जनों का धन्यवाद करती हूँ। इस अवसर के लिए मैं आप सब लोगों की कृतज्ञ हूँ। इस पुस्तक लोकार्पण में आप सब सुधी विद्वत जनों के सहयोग से 4 चांद लग गए। इसके लिए जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने व्यस्त से व्यस्त टाइम में हमारे लिए टाइम निकाल लिया और भागते दौड़ते आके आपने हमारा कार्यक्रम करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। इसी तरह आशीर्वाद बनाए रहिए हमारे ऊपर। सबको एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ। भाई स्मित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, कोई मुझे धन्यवाद दे रहा था सर। हाँ, मैं आशीर्वाद दीजिए सर, धन्यवाद मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। भाई अब हम लोगों के पास कुछ नहीं रह गया है। अब उम्र के हिसाब से अब हम बच्चों को ऊपर आगे निकलने के ही फिराक में हैं। तो अगर इस तरह से मौका हमको मिलता है तो निश्चित तौर से हम ये काम करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निश्चित रूप से आपका सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ये कांटेक्ट नंबर है अनीता सिन्हा जी का, जो साथी पुस्तकें अगर चाहते हैं भविष्य में तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। और या कोई और दूसरा विकल्प भी हो, अनीता जी अभी उपलब्ध हो अगर कहीं अमेजन पर या कहीं पर, तो कृपया। हाँ, वो बताएंगे हम बाद में राहुल जी, आपसे कांटेक्ट करके हम बताएंगे उसको। ठीक है। तो साथी जो पुस्तकें चाहते हैं वो जरूर संपर्क करें। आप सभी का मैं एक बार फिर अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आदरणीय अनीता सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अमूमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा लोग कम करते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया हम पर, और हमसे जो बन पड़ा हमने प्रयास किया इसको बेहतर से बेहतर बनाने का। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विश्वास एक बड़ी चीज है और उन्होंने विश्वास किया है हम पे। और ये पहला हमारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम था जो डिजिटली किया गया, और एक अनूठे तरीके से, शायद इससे पहले ऐसा पुस्तक विमोचन कभी नहीं हुआ होगा। और हम प्रयास करेंगे आगामी जो भी पुस्तक विमोचन हो और बेहतर हो और अच्छे हो। पुनः धन्यवाद।
और अध्यक्ष जी बोल चुके हैं तो आगे कुछ बहुत अधिक बोलने को शेष नहीं रहता है। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं और निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें, काव्य चौपाल के साथ सभी साथी जुड़े रहें। आप सभी का, हमारे जितने भी अतिथि थे और आदरणीय नीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।